Hello everyone, very very warm welcome to the webinar session. आप सब स्वस्थ हो? सो आज का इस टॉपिक है एसक्यूएल कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन विथ बिजी. सो एज यू नो दैट आप सबको पता है कि हम लोग ये जो बिजी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के रिलेटेड हम हर वीक वेबिनार करते रहते हैं. तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. साथ साथ इस फीचर को आप बिजी में इम्प्लीमेंट करके आप इसको यूज भी कर सकते हो. आज का इस सेशन में मैं प्रेजेंटर हूँ. मेरा नाम सूरज. साथ में मेरा कली अदिति मैडम भी है. बैकएंड में वो यूट्यूब का लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं. सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. देखिए, एसक्यूएल सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज, हम सबको पता है कि एसक्यूएल मतलब एक डेटाबेस है. जैसे कि बिजी सॉफ्टवेयर में हम लोग दो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं. एक तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस. तो अगर एसक्यूएल की बात करें, यहाँ पर आपका डेटा का रिलायबिलिटी ज्यादा रहता है, अच्छा रहता है. मोर डेटा साइज का डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हो. साथ साथ आपका डेटा सिक्योरिटी भी अच्छा रहता है. तो आज हम देखते हैं कि बिजी का इस सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले बेनिफिट्स विथ एसक्यूएल, सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल. रिमोट वर्किंग थ्रू इंटरनेट मल्टी लोकेशंस. अगर हमारा मल्टीपल लोकेशंस पे ब्रांचेस है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पे हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं और यहाँ का ब्रांच का डेटा हेड ऑफिस में सिंक करना चाहोगे, तो फिर हमारे लिए एसक्यूएल जरूरी चाहिए होता है. क्योंकि एसक्यूएल में ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन हम कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट हो गई. दूसरा है हैवी डेटा साइज कैन बी मैनेज्ड. अगर आपका डेटा साइज ज्यादा है, प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन के बाद हो सकता है डेटा साइज आपका 2 GB से ज्यादा हो गई और लगभग 5 GB तक हो सकता है, उसे भी ज्यादा भी हो सकता है. तब आपने एक्सेस डेटाबेस के अंदर डेटा में काम करते हो, थोड़ा सा आपको लैगनेस फील होता है. जैसे कि आपने 1 साल के रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस ऐसा आपने ओपन करोगे, तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि पहले तो बेहतर था, अभी तो हमारा डेटा थोड़ा सा काफी स्लो चल रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस में ये तो सर्टन लिमिटेशंस है. एसक्यूएल में जैसे नहीं है कि एसक्यूएल में हमने अप टू 10 GB तक एक्सप्रेस एडिशंस के अंदर, एक्सप्रेस मतलब फ्री एडिशन है, उसमें हम आपका डेटा मतलब आपका कंपनी का डेटा चला सकते हैं. इनकेस आपका डेटा साइज मोर हो गई, 10 GB से और मोर हो गई, तब क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल के अंदर ये जो स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज का लाइसेंस है, वो हम परचेज कर सकते हैं. लेकिन उतना तो नहीं होगा. तो अगर आपका डेली ट्रांजैक्शंस कैसे है, कितना करेंगे आपने, और आपका लास्ट ईयर का डेटा साइज कितनी है, कंकरेंट यूजर्स कितने लोग काम करते हो आपका कंपनी में, उस हिसाब से आपका डेटा साइज बढ़ जाती है. लेकिन एनीवे हमारे पास तो सॉल्यूशंस तो है. अगर आपका एक्सेस के अंदर काफी स्लो चलता है, तो फिर एसक्यूएल कनेक्टिविटी आप कर सकते हो. बेटर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड. यहाँ पर आपको डेटा प्रोसेसिंग है ना, बेहतर है एक्सेस को कंपेयर किया तो. और आपको एक एक रिपोर्ट आप ओपन करोगे, तो स्पीड ओपन हो जाता है, क्विकली ओपन हो जाता है. इसी तरीके से डेटा रिमेन्स मोर सिक्योर. एसक्यूएल में सिक्योरिटी ज्यादा है. अगर कभी कभी आपका विंडोज अपडेट प्रॉपरली नहीं हुआ है, फिर हो सकता है एक्सेस डेटाबेस के अंदर कुछ एरर आ जाता है. लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होगा. एसक्यूएल में अगर हुआ तो भी हम उसको एसक्यूएल क्वेरी को यूज करके, डेटा अगर सस्पेक्ट मोड में चला गई है, उसको हम रिकवरी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सही कर सकते हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर टू एक्सेस, एसक्यूएल इज हैविंग मोर सिक्योरिटी और सिक्योर. नो लिमिट ऑन कंकरेंट ऑफ कंकरेंट यूजर्स. जैसे कि आपके एक बिल्डिंग पर और सिमिलर लोकेशंस पर मल्टीपल कंप्यूटर के साथ काम करना है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है. कितना यूजर्स चाहिए उतना यूजर्स वहां पर आप काम कर सकते हो. जैसे कि अगर आपका मल्टीपल लोकेशंस में भी आपका ब्रांचेस है, तो वो भी आप यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं. काउंट लाइसेंसेस करके माना जाता है. एसक्यूएल के अंदर हमने ये जो लाइसेंस वो जो सेल करते हैं, तो उसको हम मल्टी यूजर की जैसे सेल नहीं करेंगे, और उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं काउंट करके. जैसे कि आपका
10 यूजर हो तो 10 काउंट करके इसको माना जाता है। सो दिस ऑल अबाउट बेनिफिट्स विथ एसक्यूएल। सो एसक्यूएल ट्रेंडिंग डेटाबेस है, तो इसको यूज करके आप और बेहतर तरीके से आपका बिजनेस का डेटा चला सकते हो। आइए अब हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी के बारे में। ये विच बिजी मॉडल के अंदर एक कंपैटिबिलिटी होता है। स्टैंडर्ड एंड सेफ्रॉन क्लाइंट सर्वर। स्टैंडर्ड तो ये जो परपेचुअल लाइसेंस है, सेफ्रॉन मतलब सब्सक्रिप्शन लाइसेंस है, इसमें आपको एसक्यूएल कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सिमिलरली एंटरप्राइज, ये जो हमारा हायर एंड मॉडल है, ये भी सपोर्ट करेगा। एमोरॉल्ड मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, एंटरप्राइज परपेचुअल है, एमोरॉल्ड सब्सक्रिप्शन है, दोनों एक ही सिमिलर होता है, लेकिन लाइसेंसिंग वो जो टर्म है उसमें डिफरेंस रहता है। सब्सक्रिप्शन परपेचुअल, तो दोनों में हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर ये जो कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक एंड ब्लू एडिशन है, इसमें हमारा एसक्यूएल कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगर नहीं होता है, सिर्फ एक्सेस होता है। आगे हम देखते हैं प्री रिक्विसाइट्स फॉर बिजी क्लाइंट सर्वर। बिजी क्लाइंट सर्वर कनेक्टिविटी हम करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? पहले तो सर्वर सिस्टम। सर्वर सिस्टम के अंदर मेन डेटाबेस स्टोर होता है। इस सर्वर सिस्टम थोड़ा सा हायर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो फिर अच्छा है, क्योंकि हायर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, विंडोज 11 विंडोज 10 ऐसा कुछ रहता है, तो फिर आप 2019 का एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पुराना थोड़ा सा लोअर कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है आपके पास, फिर आपने एसक्यूएल का 2008 2012 वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए एमएस सर्वर 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम और हायर में भी हमने सर्वर सिस्टम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर सिस्टम 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर से भी हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लैन के थ्रू, सेम बिल्डिंग है तो लैन के थ्रू कनेक्टिविटी करके मल्टीपल काउंट के जैसे हम काम कर सकते हैं। अगर डिफरेंट लोकेशंस पे आपका ब्रांचेस है तो रिमोट एक्सेस के थ्रू हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एमएस एसक्यूएल सर्वर 2005 और हायर वर्जन हमारे पास चाहिए होता है। 2005 मतलब थोड़ा सा पुराना ही है, लेकिन बेस्ड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस हम सर्वर को 2005 चाहिए तो 2005 इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि विंडोज 11 अगर आपके पास सिस्टम है तो फिर आपने हायर कॉन्फ़िगरेशन रखा है तो 2019 2022 भी डाल सकते हो। गुड इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होता है। गुड इंटरनेट कनेक्शन क्यों चाहिए होता है? लैन के मोड में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि लैन में वायर्ड नेटवर्क होता है सेम बिल्डिंग के अंदर, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी वायर्ड नेटवर्क होता है। इसमें हाँ, ये इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रिमोट एक्सेस पे हम काम करते हैं, तो वहां पर एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कांटेक्ट करने के लिए इंटरनेट जरूर पड़ता है। स्टैटिक आईपी चाहिए होता है। स्टैटिक आईपी में क्या होगा, अगर एक जगह से दूसरे लोकेशंस को हम कांटेक्ट करना है और कनेक्टिविटी करना है, फिर हमारा ब्रांच के साथ हेड ऑफिस कनेक्टेड रहेगा। ऐसा कनेक्शन करने के लिए स्टैटिक आईपी का जरूरत पड़ता है। स्टैटिक आईपी बाहर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हो। रेंटल बेसिस पे ये स्टैटिक आईपी आपको मिल जाती है सस्ते पे। तो ये आप बिजी के अंदर हम स्टैटिक आईपी बताना पड़ता है। इससे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है रूटर के अंदर, वो आईएसपी वाले ने करके देगा, पोर्ट ओपन वगैरह। फिर हम एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन से जोड़ सकते हैं। साथ साथ क्लाइंट सिस्टम, सर्वर सिस्टम में हमारा मेन डेटाबेस स्टोर्ड होता है। क्लाइंट सिस्टम मतलब अगर दूसरे लोकेशंस पे हमारा कंप्यूटर कनेक्ट करना है और हमारा डेटा कनेक्ट करना है, फिर हमारे पास वहां पे कुछ विंडोज एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी चलता है, और हायर है तो वो भी चलता है। और साथ साथ इसमें इंटरनेट कनेक्शन कब चाहिए होता है? रिमोट एक्सेस के केस में। अगर आपने दो लोकेशंस पे दूसरे लोकेशंस पे काम करोगे तब इंटरनेट चाहिए होता है, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चाहिए। दिस इज फॉर क्लाइंट सिस्टम। सो ये था एक्चुअली रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट बिजी क्लाइंट सर्वर। आगे हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजी क्लाइंट सर्वर। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन आपको सेम बिल्डिंग पे करना है, वायर्ड नेटवर्क के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क केबल के साथ। तब पहले स्टेप में हम करनी है एमएस एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर को इंस्टॉल करना है। जैसे कि बिजी सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल कर देंगे कंप्यूटर में तो एक्सेस डेटाबेस अपने आप इंस्टॉल हो जाता है।
लेकिन एसक्यूएल ऐसा नहीं होता है। एसक्यूएल का वो जो सेटअप फाइल होता है वो हम डाउनलोड करना है गूगल में जाके, उसको हम इंस्टॉल पहले करना होता है। साथ साथ उसके लिए कुछ सपोर्टेड फाइल भी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो और उसका रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हम पहले स्टेप में करना है। आगे स्टेप नंबर 2 पे हम करनी है बिजी को कॉन्फ़िगर करना है। वहां पर हम लैन और वैन एक्सेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आगे हम देख लेते हैं। अगर रिमोट एक्सेस के केस में हम कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी को यूज करके कॉन्फ़िगर करना होता है। लैन के केस में वायर्ड नेटवर्क होती है, वहां पे हमारा सर्वर इंफॉर्मेशन वगैरह बताना होता है, एड्रेस बताना होता है, तब ये कनेक्टिविटी हो जाता है। वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन इम्प्लीमेंटेशन हम उसको देख लेते हैं आगे। सो ये इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप हो गई। अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल ये जो आपका सेटअप फाइल है इंस्टॉलेशन करने के लिए, ये आपको गूगल में जाके डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे गूगल में जाओगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एग्जाम्पल 2012 चाहिए तो 2012 SP2 R2। SP2 मतलब सर्विस पैक 2, R2 मतलब रिलीज है। तो ऐसा करके सर्च करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल जाता है, मतलब सेटअप फाइल मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2012 सर्विस पैक 2। सो यहाँ पर डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट में जाके, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर आपको बहुत सारे सेटअप फाइल यहाँ पर दिया गया है। या दो फाइल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो हो गया सर्विस पैक में, हम लोग ये जो एक्सप्रेस डाउनलोड करना है, थोड़ा सा बैक जाऊंगा। ये सर्विस पैक यहाँ पे एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करना है। एक्सप्रेस मतलब फ्री है वो। देखिए इतने सारे सेटअप फाइल यहाँ पर है। अब अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का सिस्टम है, तो फिर इंटू 64 करके लिखा हुआ है, ये वाली डाउनलोड करना होता है। 86 मतलब 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इस सेटअप फाइल को चलाना है। तो ये वाली सेटअप फाइल है, इसको डबल क्लिक करने से रन शुरू होता है, स्टार्ट होता है। फिर न्यू इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन पर क्लिक करनी है अगर न्यू इंस्टॉलेशन हो तो। अपग्रेड के लिए नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है, अपग्रेड फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर 2000 करके। पुराना वो जो 2005 चल रहा होगा आपका कंप्यूटर पे, बाद में आप 2012 में कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर अपग्रेड में हम कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू करके प्रेस करने पर इंस्टॉलिंग एसक्यूएल का विंडो आएगा। आई एक्सेप्ट द लाइसेंसिंग टर्म्स पर क्लिक करके नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन का ये जो विंडो अपीयर होगा, यहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है ग्रीन कलर में। यहाँ पर कुछ कभी कभी फायरवॉल होती है, फायरवॉल कुछ ब्लॉक कर लेता है, तो इस केस में हम क्या करना है, एंटीवायरस को डिसेबल करना है थोड़ी देर तक। एंटीवायरस कभी कभी ब्लॉक कर देगा इस स्टेप में, तब आपको एक बार एंटीवायरस को डिसेबल करके देखना है। नहीं तो सिस्टम रिस्टार्ट के लिए बोला जाता है, तब एक बार रिस्टार्ट करके करना पड़ता है। सो इसको नेक्स्ट करने के बाद में, कंटिन्यू करने के बाद में, यहाँ पर ये वाली फीचर्स का विंडो अपीयर होगा। फीचर सिलेक्शन में सेलेक्ट ऑल करनी है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हो। फिर आगे आपको डिफॉल्ट इंस्टेंस, नेम्ड इंस्टेंस करके दो ऑप्शन आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपके कंप्यूटर में किसी और एसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो डिफॉल्ट नाम से इंस्टॉल हो जाती है, एसक्यूएल एक्सप्रेस के नाम से। अगर हो सकता है क्लाइंट दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर यूज करा होगा ऑलरेडी, उसका नाम रखी हुई है एसक्यूएल एक्सप्रेस, फिर अगेन आपको उसी नाम यूज नहीं कर सकते हैं। इस केस में आप नेम्ड इंस्टेंस करके सेलेक्ट करके वहां पर नाम बताना होता है। नाम आपको कुछ भी दे सकते हो, बिजी 2012 करके दे सकते हो, बिजी अंडरस्कोर 2012 करके लिख सकते हो, एसक्यूएल 2012 करके लिख सकते हो, एसक्यूएल अंडरस्कोर 2012 करके लिख सकते हो।
तो ऐसा आपको कुछ भी नाम वहां पे दे सकते हैं। फिर अगेन आपने नेक्स्ट पर कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट प्रेस करके। यहाँ पर ये वाली सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का विंडो आएगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, दो सर्विस है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन, एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर। डेटाबेस इंजन अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक ही रहेगा, लेकिन एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर है, ये डिसेबल्ड रहती है। अगर आप ये जो इंटरनेट के अंदर एसक्यूएल का कुछ फीचर्स यूज करना चाहते हो, तो एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर अगर डिसेबल रहता है फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी ऑटोमेटिक करके लेके हम आगे नेक्स्ट करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन का विंडो आएगा। ऑलवेज यहाँ पर आपने माइंड में फिक्स करनी है, मिक्स्ड मोड ही लेना है। मिक्स्ड मोड क्यों लेनी है? मिक्स्ड मोड लेने से आपको पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन वहां पर मिलती है। अगर आप पासवर्ड क्रिएट नहीं करा है फिर बिजी के साथ कनेक्टिविटी नहीं होता है। विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड नहीं लेना है। मिक्स्ड मोड के अंदर आपने एंटर पासवर्ड के केस पे अगर आपका पासवर्ड क्या रखना है आप डिसाइड कर सकते हो। सो बिजी रखनी है, कुछ और रखनी है, आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आज के दिन हायर कॉन्फ़िगरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो पासवर्ड थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, मतलब थोड़ा सा लेंदी पासवर्ड रखने के लिए बोला जाता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। तो ये पासवर्ड हम सेट करके कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करके कंटिन्यू करेंगे। और ये जो यूजर नेम ऑलवेज ऐसे रहता है, इसका ये पासवर्ड को कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका यूजर नेम ऑलवेज ऐसे रहता है। उसके बाद अगेन हमारे पास ये वाली एरर रिपोर्टिंग विंडो आएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर ये थोड़ा सा टाइम लगती है इंस्टॉलेशन के लिए, लगभग 2 मिनट्स 3 मिनट्स ऐसा लगती है। तो सारे कंप्लीशन होने तक हम शांत से, कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है, किसी ऑप्शन उसको कुछ प्रेस नहीं करना है। तो अगर कुछ डिस्टरबेंस कर लेगा तो फिर एरर आ जाती है। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद इस प्रोसेस, आपके सामने ये वाली मैसेज अपीयर होगा, यूर एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इतना स्टेप्स को हम फॉलो करना पड़ता है। अगर हम 2008 इंस्टॉल करेंगे, 12 करेंगे, 14 करेंगे, 19 करेंगे, सो 19 में थोड़ा सा चेंज है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। सो अप टू 14 तक ये स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन 19 एंड 22 के केस में पहले वो जो स्लाइड में मैंने सेटअप रन करने के बाद में दिखाया था, वहां पे तीन ऑप्शन आता है, बेसिक, एडवांस और स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ आता है। तो वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कुछ आता है, तो वहां पर हमने बेसिक करके सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल करना है। और 22 के अंदर ये जो इंस्टॉलेशन के केस में अज्योर करके भी इंस्टॉल हो जाता है, वो अज्योर को हम इंस्टॉल मत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड का है ना, वो भी इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाता है, उसको डिसेबल करके आगे बढ़नी है। तो लेकिन प्रोसेस तो सिमिलर होता है सारे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के लिए। तो इस हिसाब से हमने कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जो कंप्लीशन हो गई, आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी। बिजी में हम कॉन्फ़िगर कैसे करें फॉर लैन केस में, लोकल एरिया नेटवर्किंग। लोकल एरिया नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है, एक सिंगल बिल्डिंग है, वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है एक कंप्यूटर के साथ। वो जो एक कंप्यूटर मतलब वो सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट मशीन है। इस केस में हम कैसे एसक्यूएल को कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम एसक्यूएल को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर वो इंस्टॉल हुआ है क्या देखने के लिए, एक तो आप यहाँ से सर्विसेज में आके देख सकते हो, services.msc करके लिखना है। और यहाँ पर सर्विसेज करके आप लिखने से भी ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एसक्यूएल करके, कंटिन्यूअस एसक्यूएल करके लिखने से ही मिल जाता है। मेरे पास अभी 2012 का, 14 का, 19 का, 22 का 4 इंस्टेंसेस इंस्टॉल है। सो ऐसा करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं इंस्टॉलेशन को। यहाँ से आपको एसक्यूएल को स्टॉप कर सकते हैं, सर्विसेज को, और दोबारा रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेस करने से रिस्टार्ट हो जाता है। ये एक तरीका हो गई। अगर रिस्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। और एक भी ऑप्शन है, वो भी मैं दिखा दूंगा।
आफ्टर इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर, आपको ये जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही रहता है, कभी कभी स्टॉप हो जाता है, तब हम यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। इनकेस आपको और भी एक ऑप्शन चाहिए होता है तो यहाँ से स्टार्ट में आके एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करके सर्च करेंगे, तब ये मिल जाता है एसक्यूएल सर्वर 2004-14 कॉन्फ़िगरेशन और 2012 कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा करके मिल जाता है। तो इसमें आपको देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज कौन सी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर 2012 2014 शो कर रहा है। तो ये हम यहाँ से स्टॉप स्टार्ट रिस्टार्ट सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारा सर्विस है, इसको यहाँ से भी हम कर सकते हैं स्टॉप स्टार्ट। सो ये हो गया कंफर्मेशन, इंस्टॉलेशन के बाद कंफर्मेशन। आगे हम क्या करें, इसको बिजी के साथ कैसे कनेक्टिविटी करें। तो सबसे पहले बिजी इंस्टॉल्ड है आपका कंप्यूटर में, तो बिजी इंस्टॉल्ड हो तो आपका एंटरप्राइज का लाइसेंस, ईसी का लाइसेंस हो जाता है। ईसी का लाइसेंस मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर एडिशन, एससी मतलब स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर एडिशन। उस हिसाब से हमने लाइसेंस बाय किया है। फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, वहां पर सर्वर इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं। सेटअप फाइल तो एक्सेस के लिए, एसक्यूएल के लिए सेम सेटअप फाइल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए एक ही सेटअप फाइल है। ये जो अभी ईसी का लाइसेंस है, एंटरप्राइज क्लाइंट सर्वर एडिशन, फिर हम यहाँ पर सर्वर इंफॉर्मेशन बताएंगे। सर्वर इंफॉर्मेशन को कैसे बतानी है, एग्जाम्पल के लिए आपने डिफॉल्ट इंस्टेंस यूज करते हो, फिर डॉट लगा के कनेक्टिविटी कर सकते हैं। डॉट मतलब डिफॉल्ट इंस्टेंस अपने आप पिक कर देगा। लेकिन मैंने वो जो एसक्यूएल इंस्टॉल करा है ये नेम्ड इंस्टेंस है। नेम्ड इंस्टेंस का मतलब हमने नाम वहां पर मैन्युअली दिया है। तो इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक डॉट लगा के ऐसा बैकस्लैश लगानी है, फिर यहाँ पर सर्वर का वो जो एसक्यूएल का नाम बतानी है, एसक्यूएल 2012। अगर 2012 में कनेक्टिविटी करना है 2012 करेंगे, पासवर्ड बताएंगे, ये जो एसए का पासवर्ड है, फिर ओके करने से ये जो कनेक्टिविटी हो जाता है। मैंने वो जो डॉट लगाया है तो इसलिए वो ले रहा है, क्योंकि नहीं ले रहा है क्योंकि वो डिफॉल्ट इंस्टेंस नहीं किया था, मैंने नेम्ड इंस्टेंस किया था। इस केस में हम यहाँ पर कंप्यूटर का नाम बताना होगा, SURHA, ये जो मेरा कंप्यूटर का नाम है, फिर पासवर्ड बता देंगे, फिर यहाँ से हमारा कंपनी क्रिएशन कर सकते हैं। और अगर आपका कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ से ओपन भी करेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने 2014 से कनेक्ट करना है तो फिर 2014 बताइए, और इसको सेव करके यहाँ से कंपनी क्रिएशन, कंपनी ओपन कर सकते हो। डॉट इस केस में करेंगे, अगर डिफॉल्ट इंस्टेंस है तो फिर डॉट से कनेक्टिविटी हो जाता है। यहाँ पर आप इसको रिमूव करके डॉट लगाने से वो कनेक्टिविटी हो जाता है। अब 2019 करना है तो यहाँ पर 2019 बताएंगे, फिर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ये जो कंपनी कनेक्ट उस 19 डेटाबेस में क्रिएट होता है। 22 भी इसी तरीके से होगा। सो ये हो गया सर्वर इंफॉर्मेशन सेटअप। ये हमने सर्वर सिस्टम में ऐसा करके हमने सर्वर इंफॉर्मेशन बताया, फिर हमने कंपनी वगैरह सेटअप कर दिया। आगे क्लाइंट मशीन में, मतलब लैन के मोड पे क्लाइंट मशीन पे लाइसेंस कैसे मिलेगा। लाइसेंस मिलने के लिए हम यहाँ पर बिजी एजेंट करके टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिजी एजेंट मतलब ये जो एक यूटिलिटी है बिजी का ही, इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर सर्वर इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है। ऐसे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हमने कनेक्टिविटी कर दिया। फिर उसके बाद डोंगल सर्वर करके ऑप्शन है, इसको यस करनी है। क्योंकि एसक्यूएल के अंदर अकाउंट कनेक्टिविटी है, वो हम एक सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम को लाइसेंस शेयर करने के लिए डोंगल सर्वर यूज करते हैं। डोंगल सर्वर का मतलब ऐसा कुछ फिजिकल डिवाइस तो नहीं है, सिर्फ
क्लाइंट सर्वर एडिशन के केस में हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को लाइसेंस को शेयर करने के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे चेक सिक्योरिटी पर टोटल काउंट वहां पर मिलेगा, टोटल काउंट्स कितनी कंज्यूम हुई है वो भी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको इसको सेव कर, यस करके सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारा क्लाइंट मशीन पे जाके क्लाइंट मशीन पर ये जो सर्वर नेम यहाँ पर दिया गया है वही सेम सर्वर नेम वहां पर भी बता देंगे। ये जो सर्वर नेम यहाँ पर क्या लिखी है, इसी सर्वर नेम को हम क्लाइंट मशीन पे भी डिफाइन करना होगा। यूजर आईडी ऐसे पासवर्ड को डाल के सेव करना हो, तब हमारा क्लाइंट मशीन पे लाइसेंस के साथ साथ डेटाबेस भी शेयर हो जाता है। इनकेस लाइसेंस में नहीं मिलता है, डेटाबेस मिल जाता है कभी कभी, तब एक बार सर्वर एंड क्लाइंट मशीन दोनों जगह पे बिजी को शट डाउन करना है, बिजी को क्लोज करना है, दोबारा शुरू करना है, ऑन करना है, तब लाइसेंस अपने आप मिल जाती है। ऐसा हुआ तो हम एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। सो ये लैन के केस में ऐसा करना होता है। इन केस आपको ये जो इस प्रॉब्लम कुछ आ गई यहाँ पर, अगर आपको कुछ एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम पे ओपन करना है डेटाबेस को, फिर आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका एक और यूटिलिटी है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। while doing the SQL सर्वर इंस्टॉलेशन हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को भी इंस्टॉल करना होता है। ये एप्लीकेशन इस तरीके से होगा। इसका भी सेपरेट सेटअप फाइल आपको यहाँ से गूगल में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ता है। ये सेपरेट सेटअप फाइल होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन का वो जो तरीका है सिमिलर होता है। यहाँ से आपको वो भी मिल जाता है, डाउनलोड पर क्लिक करके नीचे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ये जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप फाइल है। इसका एमबी तो ज्यादा रहता है, ये लगभग 963 एमबी रहता है। फिर हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2012 इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में। इसको मैं ओपन करके कनेक्ट करके दिखा दूंगा। इस तरीके से इंटरफेस आती है। यहाँ पर हमारा वो जो सर्वर नेम बिजी के सर्वर इंफॉर्मेशन में बताया है, सेम इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अगर 2012 का डेटाबेस है आपका, एसक्यूएल 2012 करके नाम देना है, ऐसे पासवर्ड के साथ कनेक्टिविटी करना है। वो जो पासवर्ड बिजी में बताया है सेम पासवर्ड यहाँ पर बताएंगे। रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करने से आगे आपको दोबारा पासवर्ड नहीं पूछेगा। फिर इसको हम कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो हमारा कनेक्ट हो गई। बिजी में कितने सारे कंपनीज क्रिएटेड है तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर वो सारे दिख जाती है। यहाँ पर हम डेटाबेस अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मेरा बिजी का कंपनी है, बिजी COMP0001_DB। डीबी फाइल यहाँ पर दिखेगा, ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है 2024 का। ये जो कॉम्प इन्फो फाइल है ये भी इसके साथ अटैच रहता है। कॉम्प इन्फो फाइल यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बिजी नहीं चलेगा। तो अगर आपको कुछ यहाँ से डबल क्लिक करके कुछ क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करना हो तो यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो मास्टर का इंटरनल फाइल्स होती है।
यहाँ पर आपको न्यू क्वेरी करके मिलेगा। ये जो क्वेरी का डैशबोर्ड है, यहाँ पर हम क्वेरी लिख सकते हो। सो जो ये जो क्वेरी है, आपको जो एसक्यूएल के नॉलेज रहना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हमारा काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो यूज होता है, आपका डेटाबेस सस्पेक्ट मोड में चला गई, ड्यू टू सम इम्प्रॉपर शटडाउन हो गई, कंप्यूटर ऑफ हो गई, नहीं तो कुछ विंडोज अपडेट के कारण से आपका एसक्यूएल का कंपोनेंट कुछ मिसिंग हो गई, फिर आपका डेटाबेस एसक्यूएल का जो डेटाबेस है सस्पेक्ट मोड में चला जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये कुछ क्वेरी है, रिकवरी कोड क्वेरी है, उसको एग्जीक्यूट करने से हम उसको सस्पेक्ट मोड से रिकवर कर सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर दैट, सो अगर आपको ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज करके बीजी का वो जो डेटाबेस है एसक्यूएल का, उसको कुछ करेक्शन करने के लिए टेबल के अंदर, और उसको कुछ अपडेट करने, कुछ चीज को वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो, अटैच करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सब कुछ यूज कर सकते हो। सो ये हो गया एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। और यहाँ से आपको कनेक्टिविटी दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना हो तो दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। मैंने अभी तो 2019 के साथ कनेक्ट किया था, 2012 करना हो तो इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये था एक्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क के केस में हम बिजी सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि आगे हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारा मल्टीपल ब्रांच के केस में कैसे होता है, वो भी हम चेक करेंगे। रिमोट एक्सेस के केस में स्टैटिक आईपी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, फॉर रिमोट एक्सेस इज अ फीचर ऑफ बिजी क्लाइंट सर्वर एडिशन बाय विच यू कैन एक्सेस डेटा बाय इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपको मल्टीपल लोकेशन से कनेक्ट करना है तो इंटरनेट जरूरी चाहिए। इंटरनेट रहेगा तब आपको ये जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल होता है। टू एक्सेस डेटा बाय इंटरनेट यू हैव टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी एड्रेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लैन कार्ड ऑफ सर्वर मशीन। स्टैटिक आईपी ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बाई करना है, और उसको आपके रूटर के साथ कॉन्फ़िगर करना होता है। वहां पे रूटर के अंदर एक पोर्ट नंबर ओपन करना होता है 1433, उस पोर्ट नंबर है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। उसके बाद स्टैटिक आईपी को यूज करके हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस सिंक्रोनाइजेशन हम कर सकते हैं, और लैन कार्ड के अंदर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा। स्टैटिक आईपी अगर एड्रेस आपको ये सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे देगा। इस तरीके से स्टैटिक आईपी होता है 122.65.12.64। कंप्यूटर आईपी यूजुअली ऐसा होता है 192.168 ऐसा होता है, लेकिन स्टैटिक आईपी ऐसा नहीं होगा। स्टैटिक आईपी एक तरीके से 122.65.12 ऐसा होता है। अब देखते हैं स्टैटिक आईपी को हम कैसे बिजी में कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हेड ऑफिस है हमारा। हेड ऑफिस के अंदर जो सर्वर सिस्टम है, वो हो सकता है सर्वर सिस्टम एक कंप्यूटर हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल काउंट हो सकता है। एक सिमिलर बिल्डिंग है, वहां पर 10-15 कंप्यूटर कनेक्टेड है, और ब्रांच भी है उनका। साथ साथ सिंगल प्लेस में भी 10-15 यूजर्स काम करते हैं। ऐसा है तो हेड ऑफिस में लैन यूज करना है। साथ साथ ये जो स्टैटिक आईपी का ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल को हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये वाली चेक करनी है कि अगर आपका डेटा पिंग हो रहा है क्या। ये जो हेड ऑफिस के अंदर वो जो 10 कंप्यूटर आपका कनेक्टेड है, वो 10 कंप्यूटर का पहले सेटअप करने के लिए पहले आप देखना है कि पिंग हो रहा है। पिंग मतलब एक तरीके से नेटवर्किंग टेस्ट करने का तरीका है। सर्वर जो मेन हेड ऑफिस के अंदर क्लाइंट मशीन पर जाके आईपी कॉन्फ़िग का ये जो कमांड है, ये प्रेस करना है, आईपी कॉन्फ़िग। तब आपके साथ ये जो IPv4 का एड्रेस मिल जाती है, दिस वन। सो IPv4 का एड्रेस मिल जाती है 192.168.29.101, ये क्लाइंट मशीन का हो गई। अब सर्वर मशीन पर आके पिंग के साथ ये आईपी को डाल देना है 192.168.29.1। ये सेम आईपी चेक करना तरीका है
ये हमने लैन के केस में भी टेस्टिंग कर सकते हैं। वहां पर अगर क्लाइंट सर्वर मशीन कनेक्टिविटी नहीं होता है तब ये हम चेक कर सकते हैं। सो ये हम कर देंगे। फिर हमने सेम लोकेशन के अंदर वो जो लैन का सारे सिस्टम को पहले हमने वो जो स्टेप देखा था लैन के तरीका, उस हिसाब से हमने सारे कनेक्टिविटी कर दिया। अब हम आते हैं कि मल्टी लोकेशन कनेक्टिविटी की तरफ। मल्टी लोकेशन कनेक्टिविटी तरफ के आने से पहले यहाँ पर आप मेक श्योर करना है कि आपका कंट्रोल पैनल के अंदर आईपी फिक्स्ड है क्या। इसको हम ये जो आईपी के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। नेटवर्क में आके नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, यहाँ पर वो जो आपका इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा उस इंटरनेट का नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके ये चेक करनी है कि IPv4 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर डबल क्लिक करते हुए आपको सामने ये वाली विंडो आएगा। इस पे अगर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सेट हुआ है फिर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। तो पहले आपने कंप्यूटर हार्डवेयर पर्सन से बतानी है, नहीं तो आप भी कर सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। फॉलोइंग एड्रेस करके यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके ये जो कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा आईपी दिया गया था उस आईपी को यहाँ पर डाल देना है, 192.168.29.101। सबनेट मास्क ये जो अपने आप आ जाता है, सबनेट मास्क अपने आप आ जाता है। फिर इसको ओके करके सेव करना है। तब ओके करने पर एक बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं करूंगा तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा होगा। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से आईपी एड्रेस को पहले कंप्यूटर में फिक्स करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आके, यहाँ पर नहीं है, इसको सेव कर देना है। फिर स्टार्ट में आके एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जाएंगे। इसमें आपका एसक्यूएल सर्विसेज यहाँ पर शो करेगा, 2012 हो 14 हो, क्या है आपका एसक्यूएल सर्वर, उसका नाम आपको यहाँ से आप उसका नाम आपको यहाँ से मिल जाता है। उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज के अंदर वो जो एक ऑप्शन रहती है, यहाँ पर नहीं है, प्रॉपर्टीज में नहीं है। पहले इसको कंफर्म करना है कि ये स्टार्ट में है क्या, सर्विस स्टार्ट में है क्या। फिर कंफर्म करने के बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पर आनी है। इस पर आपको वो जो इंस्टेंस लेना है 2012 हो तो 2012, उसमें जाके यहाँ पर एडवांस में जाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो टीसीपी आईपी करके मिलेगा डबल क्लिक करने से, उसको पहले एनेबल करना है। इसको एनेबल करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को चूज करना है। तब आईपी एड्रेस यहाँ से मिलेगा। तो इस आईपी एड्रेस के अंदर आप जाओगे ना तो वहां पर IPv4 करके रहता है। सो IPv4 करके रहता है, वहां पर 1433 का ये जो पोर्ट नंबर बताएंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर IPv4। सो 1433 का आईपी वो जो टीसीपी का पोर्ट बतानी है, साथ साथ हमारा वो जो आईपी एड्रेस बतानी है 192.168.29.101, वो जो हमारा कंप्यूटर का फिक्स्ड आईपी एड्रेस रहना चाहिए वो यहाँ पर बता देगी। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस को हम लैन कार्ड के अंदर डिफाइन करना होगा। स्टैटिक आईपी का कनेक्टिविटी करने के लिए लैन कार्ड के अंदर आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर को हम डिफाइन करना होता है। और ये जो पोर्ट नंबर 1433 हम बताया है, ये हमारा रूटर के अंदर ओपन करना पड़ता है इस पोर्ट नंबर को। इस वाली ओपन का काम कौन करेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उनसे बोल देना है कि सर आप इस पोर्ट नंबर को ओपन करके दीजिए आपका रूटर पर, ताकि उसको पता रहता है वो लॉगिन करके वो पोर्टल के अंदर रूटर को लॉगिन करके हम गूगल में जाके 1433 पोर्ट नंबर ओपन करके देता है। फिर वो पोर्ट नंबर यहाँ पर बता देंगे। कभी भी इस तरीके से कोई भी चेंजेस सर्वर के अंदर अगर आप करोगे, फिर उस सर्विस को रिस्टार्ट करना है। कभी भी आप रिस्टार्ट करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स अफेक्ट करने के लिए रिस्टार्ट करना जरूरी होता है। फिर इसको करने के बाद में हमारा काम होती है अगले का काम, वो जो फायरवॉल के अंदर हम इनबाउंड आउटबाउंड रूल सेट करेंगे।
फायरवॉल तो आपको जानते हो, यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे हम जानी है, वहां पर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, उसमें एडवांस सेटिंग्स में हम जाएंगे। एडवांस सेटिंग्स के अंदर इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल दो ऑप्शंस रहेगा, उसमें हम उस 1433 पोर्ट नंबर को परमिशन अलो करना है, इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट दोनों को अलो करना है। तो एक न्यू रूल बना सकते हो, न्यू रूल पर क्लिक करके पोर्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर वो जो पोर्ट नंबर है 1433, उसको बताएंगे, नेक्स्ट करेंगे, अलो द कनेक्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप यहाँ पर एक नाम दे सकते हो बिजी करके, फिनिश कर ले। फिर बिजी वन करके एक रूल यहाँ पर बना क्रिएट हो गई। इसी तरीके से आउटबाउंड रूल भी हम क्रिएट करेंगे, न्यू रूल, पोर्ट नंबर 1433, नेक्स्ट करते हैं, अलो द कनेक्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर नाम देना है, फिनिश करना है। अब बिजी टू का भी आउटबाउंड रूल बन गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कभी कभी हो सकता है ये जो विंडोज फायरवॉल प्रॉपर्टीज है, ये कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों होता है, काम करते करते फायरवॉल ने उसको ब्लॉक कर दिया। तब यहाँ पर आपको ये जो कनेक्शन होती है, इसको अलो कर देना है। फायरवॉल स्टेट है ना, इसका नीचे ब्लॉक रहता है, इसको अलो कर देना है। पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, इसको अलो कर सकते हो, फिर इसको ओके करना है, तो सारे अभी ग्रीन में दिख जाते हैं। अगर ऐसा कुछ ब्लॉक किया हो तो ये कर कर सकते हैं, तब आपका कनेक्टिविटी हो जाता है। तो ये हो गया विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। इन केस आपको कनेक्टिविटी करने के लिए और दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पर एंटीवायरस को थोड़े देर तक डिसेबल भी कर सकते हो, अगर इन केस प्रॉब्लम हुआ तो ये चीज को हम करनी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वो जो आईपी एड्रेस था 192.168, उसको बिजी में बतानी है, स्पेसिफाई करनी है 29.101। इस तरीके से आईपी एड्रेस, लोकल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, ये मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, हेड ऑफिस का मेन सर्वर मशीन पे कर रहा हूँ, मेन सर्वर मशीन पे। उसके पास कॉमा लगा के 1433 करके हमारा पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना है, 1433। फिर यूजर नेम है, ऐसे पासवर्ड है, आपका वो जो एसक्यूएल का पासवर्ड है वो बता देंगे, फिर इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा सर्वर सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। बाकी सेम बिल्डिंग पे अगर मल्टीपल क्लाइंट मशीन हो तो इसी सेम पोर्ट नंबर के साथ और इसी सेम सर्वर इंफॉर्मेशन के साथ वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इनकेस मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आपका कंप्यूटर हो, वहां पर स्टैटिक आईपी एड्रेस बतानी होती है। स्टैटिक आईपी एड्रेस मतलब ये वाली, वो जो ब्रांच का मशीन है वहां पर अगर बिजी इंस्टॉल्ड है तो उसमें हम बिजी के अंदर ये वाली सर्वर इंफॉर्मेशन बताना होता है, स्टैटिक आईपी। तब वो आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है ब्रांच से हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में हम आईपी बताया, कॉमा पोर्ट नंबर बताया, ब्रांच में हमने स्टैटिक आईपी बतानी होती है। तो इस तरीके से हम एक हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। इंटरनेट रहना जरूरी है, तभी सिंक्रोनाइज होगा। इसके साथ एक कस्टमर्स को कभी कभी वो जो एसक्यूएल का पासवर्ड भूल जाती है यूजर को। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर अगर आपको ऐसा भूल जाते हो, एसक्यूएल का कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है, तो बिजी के अंदर बिजी बिन फोल्डर के अंदर जाओगे, तो वहां पे एक सिस्टम का फोल्डर रहता है, सिस्टम सिस्टम फोल्डर के अंदर सर्वर करके एक फाइल रहती है। इस सर्वर करके नोट फाइल है, नोट पैड है, इस नोट पैड के अंदर आपका वो जो पासवर्ड भी सेव होगा। पहली बार आप कौन से यूजर आईडी पासवर्ड लिखा हुआ था सर्वर के अंदर एसक्यूएल कनेक्ट करने के लिए, वो जो यूजर नेम के साथ उस पासवर्ड भी यहाँ से आपको मिल जाती है। इस पासवर्ड को यूज करके कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और कभी भी आपको ये जो यहाँ पर एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे अगर आपका कंप्यूटर पे, तो सी ड्राइव के अंदर एक डेटा फोल्डर बन जाती है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर करके एक फोल्डर बन जाती है, उसके अंदर आपका डेटा करके फोल्डर रहती है। इसको छेड़ना मत, इसको मत डिलीट मत करना है।
इसको डिस्टर्ब मत करना है, क्योंकि ये आपका मेन फोल्डर होती है। ये आपका मेन फोल्डर होती है प्रोग्रामिंग फाइल्स का, एसक्यूएल का। इसको कोई भी डिलीट मत करना, डिलीट नहीं होगा। सर्विस स्टॉप होता है तभी वो डिलीट होगा। एसक्यूएल सर्विस ऑन में रहता है, फिर इसको आप कॉपी पेस्ट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक, एसक्यूएल कनेक्टिविटी विथ बिजी। आशा करता हूँ इस स्पेसिफिक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप एक बात रिमेम्बर रखना है ऑलवेज, ये है कि अगर आप मिक्स्ड मोड में कनेक्टिविटी करोगे तभी एसक्यूएल कॉन्फ़िगर बिजी के साथ कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं करोगे, मिक्स्ड मोड सेलेक्ट नहीं करोगे इंस्टॉलेशन के समय पे, तब बिजी के साथ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सेकेंड चीज ये है, अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे बिजी के साथ ब्रांच कनेक्टिविटी करना चाहोगे रिमोट एक्सेस के केस में, तब स्टैटिक आईपी मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन लैन कार्ड। स्टैटिक आईपी मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन लैन कार्ड ऑफ सर्वर, वो जो 1433 का पोर्ट नंबर के साथ। वहां पर मैंने आपको लोकल आईपी दिखाया था। एक्चुअली लोकल आईपी दिस इज फॉर लोकल लैन के केस में, स्टैटिक आईपी फॉर दैट इज फॉर रिमोट एक्सेस के केस में। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। मैंने आपको ये जो टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर यहाँ पर मैंने आपको IPv4 का बारे में बताया था। लोकल सिस्टम का आईपी बता दोगे तो लैन के मोड में वो कनेक्ट होता है। अगर रिमोट एक्सेस के लिए आपने कनेक्ट करना चाहते हो तो स्टैटिक आईपी वहां पर डालना होता है। और एक बार यहाँ पर मैं शो करूंगा टीसीपी IPv4, ये जो यहाँ पर है ना आईपी एड्रेस, ये जो रिमूव करके स्टैटिक आईपी बतानी होगी और यहाँ पर पोर्ट नंबर बतानी होगी, ये जो रिमोट एक्सेस के केस में। फिर बिजी ओनली वर्क विथ ऐसे यूजर, और कोई यूजर के नाम तो नहीं रहता है, ऐसे यूजर के साथ ही कनेक्ट होगा, क्योंकि आपको बिजी में वो जो सर्वर इंफॉर्मेशन बताने के समय पे ऐसे यूजर वो चेंज नहीं कर सकोगे। वहां पर वो रेड कलर में ही रहता है ऑलवेज।